ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। एक पेज छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि वो जो प्रीवियस टॉपिक में कुछ एक टॉपिक बच गया था छोटा सा, उसको मैं करवा दूंगा। एंड सबसे वो मतलब पहले तो आज का नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, एंड के टाइम में हम उसको निपटा देंगे। ओके, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, एक ऐसा इंटरप्राइज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है और जो सरकार के नीचे काम कर रहा है, वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मींस द गवर्नमेंट सेक्टर। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर? बिकॉज गवर्नमेंट एक्टिविटीज आर फंडेड बाय द पब्लिक एक्सचेकर, एंड पब्लिक एक्सचेकर इज made up of the taxes, cesses and surcharges which is levied over the public and collected from them only. इसलिए पब्लिक सेक्टर कहलाता है। तो एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा कॉरपोरेशन, एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी एजेंसी जो कि पब्लिक एक्सचेकर के थ्रू चलती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। वो सरकार के पास है और उसकी जो शेयर होल्डिंग है, जो उसका जो इक्विटी होल्डिंग है, वो सरकार के पास मेजॉरिटी में रहती है। इसलिए गवर्नमेंट का पूरा डिसीजन उसमें चलता है। जो उसके अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं, वो सारे सरकार के बंदे होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है जब कॉरपोरेशन बना दिया जाता है, कॉरपोरेशन जिसको हिंदी में निगम बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम या उत्तराखंड ऊर्जा निगम, यूपीसीएल बोलते हैं ना, उत्तराखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हमेशा देखा जाता है इसका हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो ज्यादातर केसेस में आईएएस से आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का होता है। कुछ निगम ऐसे होते हैं, कॉरपोरेशंस या बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है और एक एक किसी सेक्टर स्पेसिफिक वो या फील्ड स्पेसिफिक होता है, तो उसी फील्ड से ही ऑफिसर्स उसमें लगा दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक एजेंसी है उत्तराखंड वन विकास निगम, कभी नाम सुना है? उत्तराखंड वन विकास निगम, किस किसने सुना है नाम? यहीं करजन रोड पर उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो वन विकास निगम का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वन की बात हो रही है। उत्तराखंड वन विभाग में, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उत्तराखंड वन विकास निगम में एक डिफरेंस है। उत्तराखंड वन विभाग जो है वो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है। वो हमारे यहाँ के उत्तराखंड राज्य में जितने भी जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एरिया, उसको मैनेज करते हैं। और वन विकास निगम का बस इतना काम है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका इकोनॉमिकली वायबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, इसलिए वो कॉरपोरेशन बना है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारा जो जीडीपी था वो बहुत कम था। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पर केवल कृषि होती थी, ना तो उस टाइम में सर्विस सेक्टर था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लायक ब्रिटिशर्स ने हमें छोड़ा नहीं था। उन्होंने हमको रॉ मटेरियल का एक सोर्स बना करके रखा था। 200 साल की जो हमारी जो गुलामी रही है उसमें हम केवल रॉ मटेरियल देते थे। वो सारा रॉ मटेरियल शिप के थ्रू यूरोप जाता था और यूरोप से प्रोसेस होकर के और फाइनल गुड्स बन करके वो भारत आते थे और महंगी दर पे बेचे जाते थे। ये एक पूरा प्रकरण 200 साल तक चलता रहा। और बीच में जो इंडिगो कल्टीवेशन हुआ था उसने हमारी फर्टिलिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था, ये भी एक फैक्टर है। ऐसे में जब देश आजाद हुआ तो उस समय पंडित जी और उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब देश को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्शन अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो जो देश की जरूरत है उन्हें पूरा करने के लिए हमें इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पाउंड स्टर्लिंग में उस समय इम्पोर्ट का पेमेंट ज्यादातर किया जा रहा था, क्योंकि ये वो समय था जिस समय अमेरिका सुपर पावर नहीं था। ठीक है, तो जो उस समय का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पेमेंट था वो ज्यादातर पाउंड स्टर्लिंग में किया जाता था, और हमारे पास उतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ही नहीं कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट का पेमेंट कर पाए। तो जो भी जरूरतें थी वो अब हमें अपने अंदर झांकना था कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। ऐसे समय में जरूर अच्छा बेहतर उपाय ये था कि जो गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में प्रोडक्शन का कमान संभाल ले कि अब हम लोग प्रोडक्शन करवाएंगे। जब गवर्नमेंट उतरती है, फिर मैं कह रहा हूं देखिए उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। हालांकि बहुत से जैसे बिरलास थे, टाटास थे, कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे उस समय भी थे
कि जिनसे मदद ली जा रही थी, मगर ये कहना गलत होगा सरासर कि उस समय प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत था, ऐसा नहीं है। ठीक है, मजबूत नहीं था। गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया और हमारे देश में वहां से शुरू हुआ PSU कल्चर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उस समय पंडित जी का उन्होंने देखिए 2 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी अपना ली थी। 2 चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया। फर्स्ट, पहली बात पर उन्होंने क्या ध्यान दिया था? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एंड सेकंड था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आ गए ना सभी? अभी और भी किसी को आना है क्या? कुछ ही दिन की बात और है, मुझे झेल लो, मैं चला जाऊंगा, मुझसे मुक्त हो जाएंगे आप सब। एक होता है साथ छूटना, एक होता है पीछा छूटना। पीछा छूटेगा। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट है, BOP आपको डायरेक्टर साहब खुद कराएंगे, तो इस चैप्टर के बाद मैं छोड़ रहा हूँ। तो जब तक मेरी क्लास लग रही है 3-4 दिन, अभी अगले हफ्ते और लगेगी, बस ये मैनेज कर लो मेरे साथ। डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहली चीज थी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट दूसरी चीज थी। दोनों ही चीजों पर ये खरा उतरा बहुत लंबे टाइम तक, मगर फिर जैसे जैसे IAS की जड़ें गहरी होती चली गईं, जो 1950 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, आप आराम से बैठ जाओ, है ठीक है, जो 1950 से IAS बन गए और फिर वो एक एक करके जैसे धीरे धीरे धीरे, जिस डिपार्टमेंट में IAS की एंट्री एक बार हो जाती है ना, फिर उससे एग्जिट नहीं होता IAS का। जिसकी और IAS के लिए हमेशा टॉप पोस्ट वो से अच्छी लगती है, नीचे वो किसी के काम करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो टॉप पोस्ट IAS के पास चली गई। और मैंने आपको उस दिन एक किताब दिखाई थी, नरेश चंद्र सक्सेना की लिखी हुई, व्हाट एल्स द IAS एंड व्हाई इट फेल्स टू डिलीवर। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो IAS है वो एक जनरलिस्ट है, उसको वो किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो एग्जाम हुआ है नौकरी का वो भी बहुत जनरल एग्जाम है, जनरल स्टडीज ही होती हैं, 250 नंबर के 4 पेपर। वो मेंस का मेजर पार्ट तो उसी में चला जाता है, और प्रीलिम्स में भी GS ही पूछी जाती है, तो एक्सपर्टीज तो आपकी वो कहीं चेक कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि वो इतना टॉप रैंक पर होता है कि उसके नीचे जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं बेचारे। अब इतने जब वो प्रेशर में काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट अच्छी दिशा में जाएगा, क्योंकि समझ जो बॉस की है वो तो लिमिटेड है, उस फील्ड से रिलेटेड है, और जो जो एक्सपर्ट है वो बेचारा जूनियर है, वो अपनी नौकरी बचाएगा कि वो विभाग को चलाएगा, क्या करेगा। तो ऐसे में ये देखा गया, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि अब समय आ चुका है जब बाबूशाही से हमें निजात पानी होगी, कि हर कोई फैक्ट्री लगा दी वो IAS चला लेगा। अगर IAS ही चलाना उसको वो इतना ज्यादा माहिर होता तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बन जाता, वो क्यों इतने दिन रात एक कर करके IAS का पेपर निकालता। अगर उसके अंदर इतने एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती तो बैंक से लोन लेता और अपना बिजनेस डालता, लोगों को रोजगार देता, मगर उसने ऐसा तो नहीं किया। वो पढ़कर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आपके यहाँ अप्लाई किया था, आप बेहतर होता उसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाते, मगर आपने उसे बिजनेसमैन बना करके छोड़ दिया, जो काम उसे बिल्कुल नहीं आता है। अगर वैक्सीन की फैक्ट्री लग रही है, उसमें हेल्थ एक्सपर्ट की जगह उन्होंने IAS को MD बना दिया। रबर की फैक्ट्री है, IAS MD है। कॉफी बोर्ड है, IAS उसका हेड है। टी बोर्ड है, IAS उसका हेड है। तो जहां नजर जा रही है, एयर इंडिया है, क्या IAS को एरोप्लेन उड़ाना आता है? क्या IAS को केबिन क्रू का कुछ मैनेजमेंट आता है? पर एयर इंडिया का हेड IAS होगा। इंडियन रेलवेज का हेड जो होगा वो रेलवेज का कोई सीनियर ऑफिसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत अजीब सा सिस्टम हो गया था, और जिसका हमने नतीजा देखा कि ज्यादातर PSU अब लॉस में है। दूसरी बात, वो अपनी पोस्टिंग के दौरान आएगा, मगर उसको यही डर सताता रहेगा कि मैं डिसीजन लूं या ना लूं, कहीं अगर फेल हो गया मेरा डिसीजन तो और जो ऑडिटर साहब हैं वो उठा करके खा जाएंगे। वो तो वहां पे ऐसा गोल मार्क लगा देगा कि ये गलत हुआ, इसका जवाब दीजिए। जवाब किसी को होता नहीं है सरकारी नौकरी में, कौन जवाब देगा? और अगर आप जवाब नहीं दे पाए
तो किसी की जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेना चाहता है गवर्नमेंट जॉब में, वो सब आपके ऊपर डाल देंगे और आप एस्केप गोट, बलि का बकरा बना दिए जाएंगे। तो बलि का बकरा बनने से बेहतर है कि डिसीजन लो ही मत। यहाँ से कल्चर आ गया स्टेटस क्यो का। स्टेटस क्यो मेंटेन करेंगे, कभी आपने अगर ये वर्ड सुना हो, स्टेटस क्यो एक वर्ड होता है विच मीन्स इसको हिंदी में हम बोलते हैं यथा स्थिति। यथा स्थिति बना करके रखो, एज इट इज, जैसा जो चल रहा है चलने दो। ऐसे कभी बिजनेस नहीं चलता है, कभी बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है, मैं आपको इधर कोचिंग का एग्जांपल दूं। एक नया फैकल्टी रखा गया, मान लो उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, डायरेक्टर का अपना खुद का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, उन्होंने इसको इंस्टीट्यूट को खड़ा किया है एक एक दिन की मेहनत करके। उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको जिम्मेदारी दी कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। जैसे जैसे मेरी जिम्मेदारी थी, मुझको एंशिएंट इंडिया पढ़ाने के लिए दिया गया था। फीडबैक लिया गया, फीडबैक उतना अच्छा नहीं आया, उन्होंने तुरंत हटाया कि नहीं ये इनको नहीं, दूसरे को रखे। क्यों? क्योंकि उनका अपना खुद का पैसा अटका हुआ है। समझ रहे हैं? जो सर्विस डिलीवरी है और जो प्रॉफिट मोटिव है, दोनों ही चीजों से एक किसी भी कमर्शियल सेटअप को आप ड्राइव कर सकते हैं। वही अगर उनका पैसा नहीं होता मान लो, तो वो भाई भतीजावाद भी कर सकते थे कि अरे क्या, दो को नहीं समझ में आ रहा है, चार तो समझ रहे हैं ना, ठीक है उन्हें ही समझाओ, चलने दो। फिर वो दो निराश हो जाते, छोड़ देते। वो अपने दो साथियों से भी बोल देते मत आना। क्या हुआ? पीएसयूज में ऐसा ही देखने को मिला। पीएसयूज में जहां पर अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था, वहां पर वो नहीं लिया गया, क्योंकि किसी की जेब से कुछ जा ही नहीं रहा है। सब मौज में है, बढ़िया, उनको घर मिला हुआ है, बंगला मिला हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ना उन दो क्या करना है, सैलरी तो आ ही रही है। वही जब अपनी जेब से लगा होता, लॉस हो रहा होता है फैक्ट्री में, तो उसको दोबारा से देखते भाई क्या करना चाहिए, बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाते, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा देखने को मिल रहा, सरकार के नीचे जितने भी उपक्रम थे, जितने भी इंटरप्राइजेस थे, अंडरटेकिंग का मतलब होता है सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, है वो एक्चुअली इंटरप्राइज ही। तो इंटरप्राइज और अंडरटेकिंग को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। पीएसयू और पीएससी एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो सारे पीएससी ज्यादातर लॉस में चले गए। 1997 में जाकर के सरकार ने एक मैकेनिज्म तैयार किया, जैसे कहा गया महारत्न मैकेनिज्म, नवरत्न मैकेनिज्म, सॉरी, नवरत्न में उन्होंने कुछ एक क्राइटेरिया तैयार किया कि इस क्राइटेरिया पे, इस सेट ऑफ मींस जो रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाली कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई कंपनी, और जिसका इतना पेड अप कैपिटल है, इतना टर्नओवर है, इतने देशों में प्रेजेंस है, ऐसा कर करके उन्होंने पूरा एक टेबल तैयार की कि इस पर जो भी खरे उतरेंगे हम उनको नवरत्न का स्टेटस दे देंगे। नवरत्न का स्टेटस मिल जाएगा तो आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो और डिसीजन ले पाएंगे। फिर जब नवरत्न हो गए, बहुत सारी कंपनीज उस पर खरी उतरने लगी, तो 2009 आते आते, आई थिंक 2009 का ही साल था, हाँ, तो 9 में मिनी रत्न और महारत्न का कॉन्सेप्ट आया था। तो आज के टाइम में भी ये कॉन्सेप्ट प्रेवलेंट है। देखिए, बीच में ये बात उठी थी कि सरकार ने आयुध निर्माणियां बेच दी हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी है। ठीक है, मगर दो वर्ड होते हैं, आपको वो समझना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेकर के जो चल रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने से ही रिलेटेड, ये एग्जाम का ऐसा होता है कि जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसी से संबंधित ज्यादातर मेंस में सवाल पूछते हैं। अपने डिसीजन, प्रीवियस डिसीजन के, वो प्रीवियस गवर्नमेंट के डिसीजन में उनकी खास कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। देखिए, एक वर्ड होता है प्राइवेटाइजेशन और एक वर्ड होता है कॉर्पोरेटाइजेशन। कोई मुझे इसके बीच का डिफरेंस बता सकता है तो बता दे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन? आप बताओ। और नहीं, अच्छा, ये तो आपने इक्विटी की बात बता दी, और कॉर्पोरेटाइजेशन में बस ये एक ही चीज होती है भाई। जैसे आपके फादर हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में थे, अभी वो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड में आ गए हैं।
तो बस इतना ही चेंज हुआ है। ऐसा है, क्योंकि ये चीज मैंने इसको इसलिए भी देखा क्योंकि हमारे यहाँ दोनों जो यूनिट लगी हुई हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कलकत्ता में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर होता था, ठीक है, अभी भी वो वही है। और हमारे देश में जगह जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगी हुई थी, वो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और उसके आगे नाम उसका जगह का, इस नाम से वो जानी जाती थी। अब उन्होंने उनको DPSUs बना करके 8 हैं शायद, उसमें 8 में बांट दिया है, जिसमें जो देहरादून की दोनों फैक्ट्री हैं और मुरादनगर वाली, ये इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड नाम की डिफेंस PSU को दी गई हैं। जब लोगों ने ये कहा कि सरकार ने फैक्ट्रियां बेच दी, इन्होंने तो इनको प्राइवेट को दे दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, अडानी अंबानी को नहीं बेचा है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार अपने हिस्से का शेयर अब प्राइवेट को दे रही है। वो IPO लाएगी, जिसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट में फिर उस पर ट्रेडिंग होती रहेगी, वो एक अलग बिजनेस है। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा और अब एजेंसी को प्रॉफिट मोटिव से चलना होगा। सरकार की फंडिंग अब नहीं होगी, सरकार से जो फंडिंग मिल रही थी। अगर आपको एज अ बिजनेस रन करना है तो आप एक अपना बोर्ड बनाइए, बोर्ड का डिसीजन होगा और वो पॉलिसी डिसीजन के तहत काम होगा। जितना प्रॉफिट आता है उसी से आप बोनस बांटो, उसी से ही आगे का डिसीजन लो। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप एजेंसीज में जो काम करने वाले लोग हैं उनके मुंह में आप वो स्पून फीडिंग करेंगे, वो कभी भी आपको रिजल्ट ला करके नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे रिटर्न आए, तो आपको उनके ऊपर अब जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, उनको ऑटोनॉमी भी दीजिए। उनको, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं मिशन कर्मयोगी, जिसमें अभी IAS की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या कहा गया है, रूल बेस्ड से हटके रोल बेस्ड बनाइए। ये अगर आपने सुना हो तो रूल बेस्ड से अब हटा करके रोल बेस्ड, लोगों की जिम्मेदारी तय हो कि भाई आपको ये काम करना है और ये आप इसको अपना मान करके इसको काम को करिए, इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छी करिए और जो भी फायदा होगा उससे आप सब लाभान्वित होंगे, उसके बेनिफिशियरी आप ही होंगे, तो जो है काम बन जाएगा। तो अब जाकर के नौबत आई है। तो बीच का जो फेज था जिससे सबको ये लगने लगा था कि सरकारी कंपनियां हैं, जैसे BSNL में शिकायत हो रही है कि फोन में आवाज नहीं आ रही है, वो आएंगे ही नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं है, मत चलने दो, क्योंकि उनके यहाँ तो सरकारी महकमों में उनका कनेक्शन है, जो उनका जो मेजर चंक है वो वहीं से आ रहा है। आपके एक टेलीफोन ना बजने से उस कंपनी पर क्या असर पड़ रहा है भाई, और अगर आप चले भी जाओगे तो लॉस होगा, तो उनका क्या लॉस है, उनका तो सैलरी अपने टाइम पर ही आ रही है। हमने देखा MTNL बंद हो गई, अब BSNL बची हुई है, मर्जर हो गया ना इन दोनों का, MTNL का अस्तित्व खत्म हो गया। द सेम हैपेंड विद दीज बैंक्स ऑल्सो। व्यक्ति शिकायत कर रहा है, इनको उत्सव मना लेने दें, वो बंद करवाएं क्या, चलो हो गया। बैंकों में शिकायत होती थी कि हमारे साथ ये वाला प्रॉब्लम है, वो कह रहे हमें पता नहीं है, तो अब तो सब डिजिटाइज हो गया है। कभी ऐसा जवाब प्राइवेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं प्राइवेट में इनकी शिकायत कर दी ऊपर तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो जब भी ये ऐसा देखने को मिला कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक कोचिंग का एग्जांपल दिया ना, अगर मुझसे कह दिया जाए अरे तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाओ यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं लेट आऊं, थोड़ा बहुत पढ़ाया, गप मार या चल दिया, पैसा तो मिल ही जाएगा। तो ये वाला अप्रोच वहां पर देखने को मिल रहा था। कभी भी आप किसी सरकारी नौकरी वालों से बात करना, क्यों सरकारी नौकरी IAS या जो और सिविल सर्विसेज हैं इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, इंटरव्यू में भले ही कोई ना बोले मगर सबके दिमाग में ये वाली बातें चलती रहती हैं। ज्वाइन होते ही मतलब आप लखनऊ में चार्ज संभालेंगे, फॉरेन इंस्टेंस में अगर यूपी कैडर जिनको मिला है, आप मसूरी से गए लखनऊ, लखनऊ आपने रिपोर्ट किया, सचिवालय से आपको वो लेटर दिया गया कि आपका ये जिला है, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट भी दी जाएगी और आप बस स्टैंड से पहुंचे, और आप हैरत में तब पड़ जाएंगे जब आप वहां उतरेंगे तो ऑलरेडी पूरे पुलिस और बल खड़ा हुआ है आपको रिसीव करने के लिए। आपने तो किसी को ही फोन नहीं किया था। कहाँ आपकी आदत थी कि आप उतरते थे
और आप ऑटो वालों से पहले 20 रुपए के लिए झिकझिक करते थे कि भैया मुझे घर लेके चलो, कहाँ अब आपको शासन की गाड़ी लेने के लिए आई है। तो जब इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और नौकरी जाने का खतरा नहीं होता है, तब इंसान रिलैक्स करता है, उसे लगता है तो पेड वेकेशन है, मौज करो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे हिंडाल्को तो चलिए खैर वो प्योरली गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी आयरन एंड स्टील प्लांट है, अब उससे कोई आयरन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं है, मत खरीदो, उनको तो पैसा मिल ही जाएगा। वही प्राइवेट में क्या होगा, आप देख लीजिए जियो और एयरटेल का किस तरीके से चलता है, जिस एरिया में वहां पर उनका जहां तार टूटा वो तुरंत एयरटेल के मैसेज आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब कट थ्रोट कंपटीशन जो लेकर आया वो लाया ही प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बस की बात नहीं है कट थ्रोट कंपटीशन करना, क्योंकि वो लोग इतने बेचारे परेशान हो चुके होते हैं फाइलों में दबे दबे जवाब देते देते। आरटीआई एक नया आजकल चिड़िया का नाम है, आरटीआई फिर किसी ने लगा दी उसका जवाब दीजिए, फिर सारा रिकॉर्ड निकालिए। तो ऐसे में क्या होता है कि डिपार्टमेंट का अपना जो ध्यान है वो फोकस कभी नहीं हो पाएगा, और ऐसे में डिपार्टमेंट कभी परफॉर्म कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ था, और ये मिनी रत्न महारत्न नवरत्न का क्या कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लेंगे, और इसके बीच में फेरा वगैरह की जब बात आएगी तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। तो लिखिए, सिंस इंडिपेंडेंस एक पेज छोड़ दिया है ना सभी ने, छोड़ दिया, एक पेज छोड़ देना भाई, उसमें जो बचा हुआ था तो मैं करवा दूंगा। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अप India is trying to build up a sound industrial base, but despite all its efforts, it is considered an industrially backward country. But despite all its efforts, it is considered an industrially backward country. India possesses huge reserves of natural resources. India possesses huge reserves of natural resources, even though it could not develop a vibrant manufacturing sector. It could not develop a vibrant manufacturing sector. During 190 years of British rule, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कब मानी थी, किस में ये बात आई थी? सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी, मतलब अंग्रेजों ने कब इस बात को माना था कि हम ऐसा कुछ आपको दे देंगे कि चलो ठीक है? अरे ईयर मत बताओ यार, ईयर से क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। दुख हुआ क्या? दुख तो नहीं हुआ किसी को। देखिए, आप लोग भी पीएसयू की तरह ही हो गए हैं, कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है ना? हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो कोचिंग आ ही रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग 190 years of British rule, no serious effort were made by them to develop Indian industries.
बाय द वे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपसे कोई पूछा जाए तो इंडियन इंडस्ट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज कौन सी हैं? दे आर 3, एसोचैम और फिक्की और सीआईआई। ठीक है, ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं। ये दोनों तो, इनका तो लुटियन जोन में ही ऑफिस है, एसोचैम का तो यूपी भवन के बगल में ही है, और ये फिक्की का भी वही है, सीआईआई का मुझे पता नहीं कहाँ है। लिखिए, लुटियन जोन में, दिल्ली में, दिल्ली में। नो मीन क्या आपने कौन सी लाइन लिखी थी? टू डेवलप इंडियन इंडस्ट्रीज, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग मिड 19th century, ड्यूरिंग मिड 19th century, जूट, कोल, टेक्सटाइल, जूट, कोल, textile were mostly developed in India with the help of British industrialists. With the help of British industrialists. इनको आज क्लास नहीं अटेंड करनी है। Industrialists. Full stop. Thus, at the time of independence, the Indian economy was in complete trouble. The Indian economy was in complete trouble. इसलिए जब शशि थरूर जी कहते हैं ना कि आपके यहाँ के म्यूजियम्स हमारे यहाँ के चोर बाजार हैं, तो उन फिरंगियों को कोई जवाब सूझता नहीं है कि हम इनसे अब क्या बोलें। वो उन्हीं की धरती पर जाके उनको ये बताते हैं कि तुम्हारे जो म्यूजियम है वो चोर बाजार हैं, जिसमें तुमने इंडिया, पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश और सिंगापुर, फिलीपींस, जहां जहां तुम गए वहां से तुमने लूटा और लाके अपने म्यूजियम भर लिए सारे कि ये हमारा है। तो तुम्हारा कहाँ से भाई? हो जिसका इतिहास पर्शिया से शुरू होता हुआ पंजाब में पहुंचा, वो हीरा तुम्हारे महारानी के सिर पर है, तो जाहिर है कि चोर नहीं थी वो, लुटेरी चोर नहीं। तो चोर तो रात में एक्टिव होते हैं, वो तो दिन दहाड़े लूट के लेकर गए। आप सलाम करते रहिए तो करते रहिए। भारत में ऐसी लूट कभी देखने को नहीं मिली। कोई बात नहीं, दिवंगतों की बुराई नहीं करते हैं, ये भारतीय संस्कार है। लिखिए, एग्रीकल्चर वॉज इनसिग्निफिकेंट, agriculture was insignificant and industries were absent, देखिए, at the time of independence, Nehru cabinet observed the serious problem of how to establish a sound industrial base in India. दो किताबें आती हैं नेहरू जी के ऊपर हैं, अब उनके ऑथर्स कौन है वो मुझे पता नहीं है। एक तो नेहरू जी ने जो इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी हैं उनका कलेक्शन है। इंदिरा गांधी जब पढ़ रही थी तो उनको एक पिता अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखता है, और पिता भी कौन? जो देश का पहला प्रधानमंत्री होने वाला है। तो नेहरू कोई ऐसे वैसे तो नहीं, वो तो बहुत काबिल व्यक्ति थे। तो ऐसे काबिल पिता की वो लड़की थी, तो उनकी जो चिट्ठियां, उनका कलेक्शन वो बहुत पढ़ने योग्य है कि एक पिता अपनी बेटी को क्या क्या बताता है। उन्हीं की तो सिखाए हुए गुण थे जो आज इंदिरा गांधी आज तक जानी जाती हैं। रूस कहता है इंदिरा गांधी जैसा कोई भी नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा था कि पंडित नेहरू ने जब देश नया बना तो जितने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स थे, उतने प्रोविंसेस तब स्टेट्स कम थे, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे सबको चिट्ठी लिखा करते थे रेगुलर बेसिस पे। जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट आज नीति आयोग में चलता है कि सारे
चीफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे, वो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट तब से चल रहा है। तो वो अपनी टीम इंडिया को चिट्ठी लिखा करते थे, तो वो चिट्ठियां जो चीफ मिनिस्टर्स को लिखी गई हैं उनका कलेक्शन वो बहुत अच्छा पढ़ने योग्य है। और उसमें नेहरू का विजन दिखता था कि अब जो देश के, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में जिम्मेदारी संभाल ली थी, कहीं ना कहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि नेहरू ने अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर हावी कर लिया था। और इसीलिए जिस समय चाइना ने अटैक कर दिया उस समय नेहरू का हार्ट अटैक पड़ गया और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ पर भी हावी कर लिया था। पर्सनल लाइफ अब उनकी कुछ खास बची नहीं थी, कमला नेहरू की डेथ हो चुकी थी, इंदिरा गांधी बाहर पड़ रही थी, तो ऐसे समय में वो अकेले रहा करते थे इन मूर्ति मार्ग में, पूरे दिन केवल सरकारी काम और वही बातें। अंतिम समय में उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था, ऐसा उनके डोमेस्टिक हेल्प ने बताया कि अब साहब खाना भी नहीं खाते ज्यादा, और एक दिन वो नहीं उठे, डेथ हो गई उनकी। ठीक, तो ऐसे में जो ये जो पब्लिक सेक्टर का जो विजन है वो उस समय में उनके दिमाग में चल रहा था, और उन्होंने इसको बहुत फॉर्मिडेबल चैलेंज के तौर पर लिया था कि अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से पेमेंट करेंगे, हमें कहाँ से इतने सारे लोगों को जो हमने एस्पिरेशंस इनके मन में जगा दी हैं कि देश हमारा होगा, अपना होगा, कैसा होगा, बहुत सुनहरा होगा, विश्व गुरु बनाएंगे, बातें तो बहुत सारी थी, अब कैसे करेंगे। फाउंडेशंस वो लोग इतनी वीक करके चले गए हैं, तभी तो जब इलेक्शन आता है तब तो कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर जब सचिवालय पहुंचते हैं तब मालूम चलता है 2 यूनिट भी फ्री नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो बाबू लोग जो है वो हकीकत बताते हैं कि साहब एक्चुअली ऐसा चल रहा है मामला। तो फिर साहब को भी नहीं समझ में आता कि अब फ्री आएगा कहाँ से, या तो अपनी सैलरी से कटवाओ, फिर भी 2 ही घरों में बत्ती जला पाओगे मुफ्त की, तुम्हारी अपनी सैलरी भी कितनी है। तो जब देश की उस कुर्सी पर बैठते हैं, और स्टेट आप चाहे कितने भी कर लें, उस समय कम स्टेट थे पर भारत तो उतना ही बड़ा था ना, कोई भारत कोई छोटा तो हो नहीं गया, तो उसका जो एक्सपेंस है उतना ही ज्यादा था तब भी। तो ऐसे में, और तब बल्कि और ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे। ऐसे में एक टर्बुलेंट टाइम से अपने देश को आगे लेकर के जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था। और उसके रिगार्ड में पढ़ेंगे, हम कभी भी पब्लिक सेक्टर की आलोचना करें, जो ऑनलाइन है वो भी मेरी बात इसको सुन लें, कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर फेल हो गया है, इसको बनाने की जरूरत ही क्या थी, ये बोझ क्यों हमने अपने उसमें कर लिया, हमेशा ध्यान रखना ये बोझ अब हो गया है जब इतना कंपटीशन है और इतना प्राइवेट सेक्टर है। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी ये बोझ नहीं था, ये आशा की किरण थी। उस समय ये बोझ नहीं था, उस समय किसी की जेब में पैसा ही नहीं था। पंप प्राइमिंग का जो जेम्स मेनर्ड कीन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका जीवंत उदाहरण था, ये लाइवली एग्जांपल था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी उसमें दे दूंगा, एक दूसरी किताब है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सरकार ने ये वाला काम करवाया। आज के टाइम में इतना हो गया है कि उतना अच्छा नहीं कर पाए, और पहले के लोगों में जितनी इंटेग्रिटी थी आज उसमें भी क्वालिटी में भी कमी आई है। इस बात को बहुत जानते हैं हम लोग, और अपने मन में हम इसको फील भी कर सकते हैं। पहले हम सुनते थे कि लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार छोड़ दिए, वो आजादी के संग्राम में कूद पड़े, वो जेल गए। आज के टाइम में कोई जाके दिखा दे, उनका अपना पड़ोसी पिट रहा होता है उसे बचाने, तो वो घर से बाहर निकलते नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो तलवार खाएंगे और गोली खाएंगे। जो रोक नहीं पा रहे, जो 2 लड़कों को नहीं रोक पा रहे, कह रहे हैं मतलब क्या है, खुद उनका अपना मैटर है, हमें तो किसी में बोलने की जरूरत नहीं है। वो भी अगर ऐसे ही सोच लेते कि सबका अपना मैटर है, हमें क्या बोलने की जरूरत है, तो फिर तो हो गया था काम। पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और ऐसे नए देश को खड़ा करने में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इस बात को किसी भी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, कोई भी करे। देखिए, पॉलिटिकल एफिलिएशंस के चलते कोई नेहरू को क्रिटिसाइज करे, कोई गांधी को क्रिटिसाइज करे, आप एज एन इंडिविजुअल आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आप उनको नहीं कर सकते। गलतियां तो हर किसी से हो ही जाती हैं, ठीक है, मगर फिर भी जो उनके अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं। लिखिए, द गवर्नमेंट ऑप्टेड
to steer the economy from central level, the government opted to steer, STEER, steer the economy from central level through planning commission, from central level through planning commission. Full stop. लिखिए next paragraph. The public sector enterprise normally has following form of organizational structure. First, departmental undertaking. Second, corporations. Third, companies. Fourth, boards. Fifth, cooperatives. Cooperatives कब जुड़ा हमारे संविधान में? Which constitutional amendment? Yes, विपुल भाई बताओ. अरे ऐसा नहीं करते भाई, ध्यान भटक गया ना उसका. कोऑपरेटिव्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? और कोई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच ईयर? 2011. विच पार्ट? 9th भी तो नहीं है क्या? ठीक है, लिखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. जितने विभाग चल रहे हैं सारे सरकारी विभाग है ना. किसी भी विभाग में चले जाओ भाई, वो सरकारी विभाग है. पुलिस विभाग है और वन विभाग है, कोई भी विभाग है XYZ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है. लिखिए दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय और विद द कंसेंट ऑफ, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. देखिए कितने मंत्रालय होंगे, इसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का अपना ये होता है, प्रेरोगेटिव होता है. इसमें कभी भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं तय करेगी कि कितने विभाग होंगे. ठीक है, हाँ मंत्री कितने हो सकते हैं उसका हमारे यहाँ है 15% है. 15% है ना. और दिल्ली के केस में कितने हैं? 7 मंत्री हैं. 7 अभी हैं, 10 हो सकते हैं. वो दिल्ली का स्पेशल केस है, उसे वो यूटी वाला उसे हटा दो. दिल्ली तो स्पेशल केस है, उसको तो उसे स्पेशल ही रखेंगे. अभी जो लोग हैं वो भी स्पेशल केस ही हैं वहां पे. नॉर्मली स्टेट की अगर बात करें तो 15% का है कि 15% जो हाउस की मेंबरशिप है उसके 15% से ज्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होता है कैबिनेट. ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री कौन होगा, फिर राज्य मंत्री कौन होगा, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होगा, ये सब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है. वो कैसे उस चार्ट को तैयार करते हैं और किन लोगों को बनाते हैं. कितने मंत्रालय होंगे इस पे कोई भी कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं है. एक मंत्री के पास 4-4 मंत्रालय भी हो सकते हैं. एक समय था, अभी नरेंद्र सिंह तोमर के पास 6 मिनिस्ट्रीज थी सेंट्रल लेवल में. तो एक कैसा कैबिनेट मंत्री जिसपे केंद्र के 6 मंत्रालय हो. उनके पास कंज्यूमर अफेयर्स भी था, उनके पास कृषि भी था, उनके पास रूरल डेवलपमेंट भी था, सब कुछ उन्हीं के पास. 6 मंत्रालय थे टोटल जिस समय फार्म बिल्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा था. तो ओवरबर्डन थे वो, इसीलिए मैनेज भी नहीं कर पाए फार्म बिल वाली कंट्रोवर्सी को. खैर कोई बात नहीं. तो ऐसे में क्या होता है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी की कंसेंट से नहीं बनती है. उनको पूछने की जरूरत नहीं है. ये प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, अपना स्पेशल राइट है कि वो अपना जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस है उसे वो कैसे करना चाह रहे हैं. अभी प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई ये मंत्रालय का नाम सही नहीं है, जैसे
हाउसिंग एंड पावर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री थी, उसको उन्होंने कर दिया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब उन्हें पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, बस वो नाम बदल देंगे और लोकसभा राज्यसभा को एक चिट्ठी लिखकर सेक्रेटरी जनरल को बता दिया जाएगा कि ये है, ताकि उनके उनके संज्ञान में बात आ जाएगी। बस उनका पूछना बताना कुछ नहीं है। लिखिए, these are set up by executive action of government, these are set up by executive action of government to carry out specially defined duties, to carry out specially defined duties. Full stop. They are subject to budgetary control, comma, audit controls, budgetary controls, comma, audit controls, and they are managed by public servants, and they are managed by public servants. They are financed by annual budget. They are financed by annual budget, which also receives their revenue, which also receives their revenue. बजट में एक्चुअली उन विभागों ने जो राजस्व इकट्ठा किया है वो भी उस बजट का पार्ट है। जो बजट बन रहा है वो किस पैसे से बन रहा है? उसी पैसे से तो बन रहा है जो विभाग इकट्ठा करके सरकार को दे रहे हैं। भाई गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा जो आया है वो विभागों ने तो कमा कर दिया है, अब उसी पैसे को उठा करके उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर दे दिया जाएगा। अब आप एक साल के वित्त वर्ष के एक फाइनेंस जो फिस्कल ईयर है उसके बजट में जो आपको एलोकेशन हुआ था, आप उसका 10% भी खर्च नहीं कर पाए तो अगली बार आपका अपने आप ही बजट काट दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जो एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका काम ही तो यही है, बजटरी एलोकेशंस को वो क्लॉज बाय क्लॉज डील करती है। तभी बजट का जो सेशन है वो 2 सेगमेंट्स में होता है, बीच में वेकेशन आ जाता है। वो जो वेकेशन होता है वो एक्चुअली पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता है, एस्टिमेट्स कमेटी के पास जाता है कि इतना इन्होंने मांगा हुआ है। फिर वो कमेटी बोलती है कि भाई इतना तो खर्चा किया ही नहीं तुमने, किस बात का पैसा चाहिए। ठीक है। और जो ऐसे विभाग होते हैं जो बहुत एस्पिरेशनल हैं, इनको लगता है तो दे दिया जाता है, और जब पैसा कटता है तो गवर्नमेंट की बड़ी आलोचना भी हो जाती है। जैसे अभी के बार देखा गया कि स्कूल एजुकेशन वाला लिटरेसी डिपार्टमेंट का पैसा काट दिया, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट कम कर दिया, मनरेगा का बजट कम कर दिया। तो असल में क्या है कि वो लोग परफॉर्म कर ही नहीं पाए। वो कम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन चल रहा था इसलिए जो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राउंड जीरो पर जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो बाधित था, पैसा खर्च हुआ ही नहीं। अब वो यहाँ पे पैसा दिख रहा है, ये तो खाते में पड़ा हुआ है, पैसा काटो, और वो 1-2 साल में अपने आप वो दोबारा से उसी लेवल पर आ जाएगा। ठीक है। लिखिए, अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग is best suited, a departmental undertaking is best suited where the main purpose is to collect revenue. The main purpose is to collect revenue and to provide public utilities. At fair price. Example, Department of Posts, Indian Railways, etc. नेक्स्ट लिखिए, कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस देखो, ये डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन का सेटअप समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है बिजली विभाग का, ऊर्जा का। हमेशा हर स्टेट में एक होता है
डिपार्टमेंट ऑफ पावर या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, या उसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो पावर, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी तीनों नाम हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। पर इसके नीचे कॉन्सेप्ट चलता है डिस्कॉम का, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये या तो प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, घरों तक बिजली पहुंचाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। जैसे आगरा में टोरेंट पावर का वो है, कनेक्शन है सारे, वो बिजली काटने से पहले इतने से इतने तक आपके यहाँ लाइट नहीं आएगी, उसका मैसेज आ जाएगा। जितना बजे का टाइम दिया है कि इतने देर तक लाइट कटेगी, वो उतने टाइम पर फिर लाइट आ भी जाएगी। या उन्होंने बिजली चोरी पर बहुत रोकथाम लगा ली, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी लॉस तो सहेगी नहीं। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग कर दी है, उनके वायर्स टूटते नहीं है, उनके ट्रांसफार्मर्स फूकते नहीं है, तो लोगों के यहाँ जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत खुश हैं उसकी सर्विसेज से। उसी उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे यहाँ एक ऊर्जा विभाग है, उत्तराखंड में एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर है, ठीक है, और हमारे यहाँ की डिस्कॉम है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारे यहाँ की डिस्कॉम है। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब क्या होता है कि ये जो कंपनी बनाई है, ये एक्चुअली एक कॉर्पोरेशन है। उत्तर प्रदेश में मेरे घर में जहां पर लाइट आती है उसको कहते हैं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डीवीवीएनएल से लाइट आती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 5 डिस्कॉम काम करती हैं। उन्होंने यूपी को 5 जोन में बांट दिया और उनकी पांचों की अलग अलग डिस्कॉम बना दी है, ठीक है, और वो लोग घरों तक लाइट पहुंचाते हैं। वो पांचों डिस्कॉम एक कॉर्पोरेशन है, और हर डिस्कॉम का, हर कॉर्पोरेशन का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है, आईएएस होता है, ठीक है। और वो पांचों डिस्कॉम जो है वो यूपी में, जो वो लखनऊ में जो सचिवालय बना हुआ है उसमें ऊर्जा विभाग है, वो ऊर्जा सचिव को पांचों एमडीज रिपोर्ट करेंगे। तो अगर मुख्यमंत्री जी को बात करनी है कोई ऊर्जा से रिलेटेड, तो वो ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे। ऊर्जा मंत्री ऊर्जा वाले अपने सचिव को बुलाएगा, क्या भाई आपको ऐसा करना है। ऊर्जा सचिव पांचों मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि अपने अपने जोन में ऐसा ऐसा काम करना है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है। उत्तरांचल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यूपी का उत्तरांचल वाला भाग ही उत्तराखंड बन चुका है, तो अब उत्तरांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन काम करता है। द सेम गोज इन आर स्टेट ऑल्सो। हमारे मुख्यमंत्री जी को, धामी जी को कोई प्रॉब्लम है, वो बिजली मंत्री से बोलेंगे, बिजली मंत्री ऊर्जा सचिव को बोलेगा, जिसके नीचे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम कर रही है, ऊर्जा विभाग पूरा काम कर रहा है। और ऊर्जा विभाग के नीचे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल काम कर रहा है। तीन है, तीनों के अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर है, तीनों को वो बोल देगा। तो अब समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। तो कॉर्पोरेशन का जो काम है, कॉर्पोरेशन एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के नीचे काम करता है। जैसे एक कॉर्पोरेशन है आपका उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यूटीसी। आप बस की टिकट बुक कराएंगे तो ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट नहीं है, उसको कहते हैं यूटीसी ऑनलाइन। अगर आप उसका साइट को खोलेंगे, उस पर बस की टिकट बुक कराएंगे, तो यूटीसी ऑनलाइन की टिकट आपकी बुक हो रही है। यूटीसी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, जो प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम है, वो किसके नीचे आ रहा है, वो आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के नीचे आएगा। ट्रांसपोर्ट का अलग विभाग बना हुआ है, उस ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर सारे आरटीओज भी आ रहे हैं, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो जो कॉरपोरेशन है, ये किसी डिपार्टमेंट के एक स्पेसिफिक काम को देखने के लिए बनाया गया है। वन विभाग के नीचे आ रहा है उत्तराखंड वन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो एक विभाग के, जिसमें विभाग में तो बहुत सारे अलग अलग काम होने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नीचे जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय के नीचे पीएसयू आ रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उन पे तो इतना टाइम नहीं है, उन्होंने सारी अलग 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 कॉर्पोरेशंस बना दी हैं। ओएनजीसी उनके नीचे है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके नीचे है, स्टील मंत्रालय जो है हमारा उसके नीचे है, स्टील अथॉरिटी आती है, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये चीज समझ चलती है। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉर्पोरेशन जो है एक विभाग का कोई स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड प्रॉफिट मोटिव काम को देखने के लिए है। वो कोई यूटिलिटी हो सकती है, वो कोई सर्विस डिलीवरी की बात हो सकती है,
वो कोई बहुत स्पेसिफिक काम हो सकता है, उसको देखने के लिए उन्होंने एक ईयर मार्क्ड कॉर्पोरेशन का बना दिया है। वो उसको चलाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो चलाता है कौन? सचिव, सेक्रेटरी। हर विभाग का एक सचिव होता है, इस बात को जान लीजिए। देखिए, कभी आप शाम को या सुबह ऑफिस टाइमिंग जो होती है राजपुर रोड पे खड़े हो जाओ, आपको फिर गाड़ी दिखेगी सचिव उत्तराखंड सरकार, फिर सचिव उत्तराखंड सरकार। क्यों? जितने विभाग है उतने सचिव हैं। फिर एक इनोवा निकल कर चली गई, फिर दूसरी इनोवा आई, वो निकल गई, उस पर सचिव उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है। वो अलग अलग विभागों के सचिव हैं, और जरूरी नहीं है कि हर विभाग का एक अलग सचिव है, एक सचिव के पास बहुत सारे विभाग भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसे ही चलता है, क्योंकि जब एक इंसान को इंसान ना मान करके गधा मान लिया जाता है, जानवर मान लिया जाता है, तो फिर उसके साथ ऐसे ही होता है। हम सबकी एक कैपेसिटी है, हम सबकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, हम उतनी ही काम कर सकते हैं। अगर मुझसे कह दिया जाए कि आपको 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो वर्क एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो 1.5 गुना हो सकती है, 2 टाइम्स वो तब भी नहीं हो पाएगी। और वो भी 1.5 गुना कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी, जब तक मेरा पैसे का लालच ठंडा नहीं हो जाता है। और एक बार मैंने खूब पैसा कमा लिया, अब वो दोबारा 1 पे ही आ जाएगी कम होकर के। ठीक है, तो ये चीज हमारे स्टेट में भी देखने को मिलती है। लिखिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस are enterprises normally engaged in economic or manufacturing activities। जैसे देहरादून के डीएम के पास इस समय आवास विकास का भी चार्ज है, जिले का तो उनके पास चार्ज है, और उनको एमडीडीए का भी चार्ज दिया हुआ है। एमडीडीए का ऑफिस है आईएसबीटी के पास, आवास विकास का ऑफिस उससे आईएसबीटी से भी और आगे और टर्नर रोड साइड में कहीं बना हुआ है, और डीएम का ये प्रिंस चौक के पास में है। यहाँ पे जाम कितना लगता है, लाख आपके पास हूटर होगा तब भी गाड़ी चलेगी तो जमीन पर ही उसी जाम की सड़क पे चलेगी। कलेक्टर के पास 3 जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ तक काम करेगा भैया। और वो जिस दिन ये बोल दे कि चलो मैं आज एमडीडीए जाऊंगी, मैडम बोल देती हैं, तो उस दिन यहाँ लाइन लगा करके खड़े हुए हैं कलेक्ट्रेट में, वो हल्ला मचा देंगे कि डीएम साहब नहीं आई हैं। उन्हें तो नहीं पता डीएम साहब कहाँ गई हैं। डीएम साहब जिस दिन आवास विकास चली जाए उस दिन एमडीडीए में लाइन लगी है, इधर लाइन लगी है। तो ये तो सीएम को सोचना चाहिए, वो सोचते नहीं है, उनको क्या पड़ी है। ठीक है, तो ऐसा आलम चल रहा है। लिखिए, enterprises normally engaged in economic or manufacturing activities and are set up by an act of legislature आप देख लेना कितने पेजेस छोड़ने हैं, उनसे पूछ लो भाई। इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज and are set up by an act of legislature। These corporations are legal entities separated from government। These corporations are legal entities separated from the government। Full stop। They manage their own cadre। They manage their own cadre। जैसे अगर कोई इंसान यूपीसीएल में काम करने वाला है तो वो यूपीसीएल में ही काम करेगा, उसका ट्रांसफर पीटीसीयूएल में नहीं होगा, उसका ट्रांसफर यूजेवीएनएल में नहीं होगा, उसका ट्रांसफर सचिवालय नहीं होगा। अगर आप एक कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड रोडवेज में काम कर रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट विभाग में नहीं जाएंगे कि आपको तैनात कर दिया किसी आरटीओ में बिठा दिया कि चलो भाई अब आप देहरादून डिपो से हट जाओ, अब आप आरटीओ देहरादून चले जाओ। ऐसा नहीं होगा, रहेंगे आप वहीं। हाँ, आपका ट्रांसफर करना है, वो आपको आईएसबीटी पे पोस्टिंग दे सकते हैं, वरना वो आपको उठा करके रोडवेज की वर्कशॉप में ड्यूटी पे लगा सकते हैं। ठीक है, मगर वो कॉर्पोरेशन का अगर काम करने वाला है, इसी से कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल जॉब का। जैसे सचिवालय की नौकरियां हैं, ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। एक क्लर्क का या ट्रांसलेटर का या सेक्शन ऑफिसर का ट्रांसफर आप कर दोगे, उससे कह दिया अभी आप हॉर्टिकल्चर विभाग में हो, अब आपको हटा करके गंगा रेजुविनेशन में डाल दिया गया है, तो उसको क्या, उसका कमरा ही तो बदला,
बैठेगा तो उसी बिल्डिंग में ही, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। क्या उसका ट्रांसफर हुआ? उसकी गाड़ी कल जहां जिस पार्किंग में लग रही थी वो परसों भी वहीं लगेगी। वो बस हो सकता है फ्लोर चेंज हो गया है या कमरा बदल गया है, बस इतना ट्रांसफर होता है इन लोगों का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी कॉर्पोरेशन में भी देखा जाता है। जैसे उत्तराखंड वन विकास निगम में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर अगर होगा भी तो वो विद इन द डिपार्टमेंट और विद इन द कॉर्पोरेशन, उनकी जहां जहां भी पूरे स्टेट में जहां जहां भी लोकेशंस होंगी वो वहां जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कहीं नहीं जाना है। वन विकास निगम का आदमी ये चाहेगा कि राजपुर रोड वाले वन मुख्यालय में आ जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, उनका जो अपना कार्डर की बात है। हाँ, सीनियर लेवल में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो तो उनकी तो पोस्टिंग फिर तो कहीं भी होती रहती है, उसको मत गिने। लिखिए ONGC, LIC, ONGC, LIC, UPCL are some examples of corporations. आपके साथ में जो है वो कहाँ है? नहीं है, उन्होंने संन्यास तो नहीं ले लिया कहीं? हो जाता है कभी कभी इंसान बैरागी। लिखिए, कभी उनसे बात हो ना तो कह देना कि ऐसा है ना कि कोर्स जो लोग रोज कर रहे हैं उनका भी नहीं हो पाता है, तो जो रोज नहीं कर रहे हैं उनका तो हो ही नहीं पाएगा। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है। जो लोग रोज पढ़ रहे हैं, देख लो, अभी पूछो सवाल एक, तो जो नहीं आ रहे हैं उनका क्या हालत होगी? आज उनको कम से कम ये तो पता है कि भाई आज हमसे ये पूछा गया, नहीं आया, चलो उनके पास अभी कंटेंट रेडी है, वो पढ़ लेंगे। आप पे तो कंटेंट भी नहीं है, तो आता भी नहीं है, और उसे पूरा करने के लिए कोई संसाधन भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तो इस लाइन में तो छुट्टी तो लेनी नहीं है, सिलेक्शन होने तक कोई छुट्टी नहीं। सिलेक्शन क्या, सरकार आपको छुट्टी पे जाने नहीं देगी। तो जिस दिन से इंसान यूपीएससी की लाइन में कूदता है वो एक ही बार छुट्टी होती है उसकी, जब वो फाइनली छोड़ता है यूपीएससी की लाइन को कि अब मैं नहीं करूंगा इसके आगे, फिर वो जो मर्जी आए वो करता रहे। इसके अलावा किसी को छुट्टी लेने का हक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जिनकी नाते रिश्तेदारी नहीं निपट पा रही है वो लोग समझ लें कि रिश्तेदार ही ताना मारने आएंगे आपके घर के दरवाजे पे जब आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अभी आप उनकी शादियां निपटाइए, फिर आपकी अपनी शादी हो नहीं पाएगी क्योंकि नौकरी नहीं है। फिर वो कहेंगे अरे लड़का तो इतना बड़ा हो गया है, इसकी लड़की नहीं देख रहे क्या? कहाँ से देखेंगे? वो पहले नौकरी देख रहा है, लड़की देखे कि नौकरी देखे, किसको देखे? तो इसलिए छोड़ दो सबको। ठीक है, यार दोस्त नाते रिश्तेदार भाई बहन सबको छोड़ के पहले नौकरी की तलाश में, नौकरी मिल जाएगी, सब अपने आप आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अखबार सबको सुबह बता देगा कि आप कल शाम सेलेक्ट हो चुके हैं, और सारे सवेरे आ जाएंगे आपके घर पे, चाहे गैरतमंद हो चाहे बेगैरत हो, सब आपके घर आएंगे, क्योंकि नौकरी ऐसी होगी। आप एक बार आईएएस बन जाएंगे, अपने सारे रिश्तेदारों का रिजर्वेशन आप कंफर्म करवा सकते हैं, चाहे उनका पीएनआर कितना लटक रहा हो, कितना वेटिंग लिस्ट हो। ठीक है, तो जरा पढ़ लो यार, सीरियस हो जाओ। मेरा बहुत बार मैं कह चुका हूँ, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं उनका, अभी तो मैं तो चला जाऊंगा छुट्टी, और जो पीछे से फैकल्टी होंगे उनका आपसे कोई पर्सनल अटैचमेंट होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपने काम को काम की तरह कर रहे हैं और वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। आप नहीं आए उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो हो सकता है ये भी मान लें कि चलो अच्छा हुआ आज सवाल पूछने वाला नहीं है, बहुत अच्छा, 4 दिन और मत आओ, ऑनलाइन करो। ठीक है, तो ऐसे में आपसे अगर कोई कह रहा है आप, बहुत हो गया अब तो जितना कोर्स बढ़ता जा रहा है छुट्टी तो लेनी ही नहीं है। छुट्टी क्या लेके क्या करेंगे? कभी मन भटकता है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली में देखो लोग होली दिवाली मनाने भी अपने गांव नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गांव में जाएंगे तो उनको वही सवाल पूछे जाएंगे कि हाँ बेटा क्या चल रहा है। और गांव का आदमी इतना तो जानता नहीं है कि यूपीएससी की लंबी तैयारी है, उन्हें तो लगता है अभी गया है 2-4 महीने में आ जाएगा सेलेक्ट होके। उन्हें ये नहीं पता 2-4 महीने में तो प्रीलिम्स के बाद मेंस भी नहीं हो पाता है पूरा। ऐसे में अगर आप सोशल प्रेशर नहीं चाहते हैं अपने ऊपर, तो आप सोसाइटी से अभी थोड़े समय के लिए खुद ही दूर हो जाइए।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटी सोशल हो जाएं, ठीक है, मगर आप ए सोशल हो जाइए एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, बाकी फिर अपने समाज में आ जाएंगे दोबारा लौट करके। अभी के लिए अलग हो जाओ सबसे। कोई शादी ब्याह ज्यादा निपटाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी खर्च होता है और समय भी व्यर्थ होता है। और आप एक दिन की किसी की शादी अटेंड करने, 2 दिन की अटेंड करने गए, आपके पूरे हफ्ते पर उसका असर पड़ता है। आपको कल की ट्रेन पकड़नी है, आप आज दोपहर से व्याकुल हो जाएंगे, अभी मैं अपनी तैयारी कर लूं, अब मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, अब मैं ये भी सामान भी खरीद लाऊं। अब फिर आप लौट के आ गए तो वो फिर पार्टी का हैंगओवर रहता है। हैंगओवर इन द सेंस, वो हैंगओवर नहीं है, आप लिटरल सेंस में ले लें। हैंगओवर का मतलब है कि अब वही 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 सब चीजें दिमाग में घूम रही हैं, तो आपका फोकस टूट गया। आपने एक हफ्ता में खुद ही अपने हाथ से आग लगा दी, और आप यहीं रहते तो आप उसी फुल फॉर्म में अपनी तैयारी करते रहते। ठीक है, लिखिए। Shares of such corporations are in the name of government. Shares of such corporations are in the name of government. And thus these are owned by the state. These are owned by the state. State का मतलब आर्टिकल 12 है, ठीक है। देखिए, statutory corporations enjoy extensive legal autonomy, and their rules, objectives and functions are defined. देखिए, फाइनेंसिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट, इसीलिए ज्यादातर निगमों में पेंशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपकी ग्रेचुटी और आपके जो सैलरी से जो कटा है उसी से पीएफ बना करके पकड़ा देते हैं रिटायरमेंट के टाइम में। कभी रोडवेज से कोई रिटायर होने वाला हो तो उससे पूछना, वो कहेगा पेंशन नहीं है हमारे पास। निगम से कोई भी किसी भी निगम से रिटायर, उनमें पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उनको एक मुश्त पीएफ पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है। उनको हर साल का जो रिकरिंग जो ये जो बजट आता है ना, ऐसे नहीं मिलता है, उनके अपने रेवेन्यूज पे चलता है। तभी कभी आपके मोहल्ले में अगर वो माइक लेकर के आया हो कि इतनी तारीख से पहले पहले अपना बिजली का बिल अदा कर दे वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, कभी सुना है? क्यों कहता है वो? क्योंकि उसी पैसे से ही उनको सैलरी मिलेगी। अगर डिस्कॉम लॉस में है, हमारी कौन सी योजना है डिस्कॉम को लॉस से बाहर निकालने के लिए? उदय, उज्जवल डिस्कॉम ऑगमेंटेशन योजना। तो उदय केंद्र सरकार लेकर आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हर घर में उनको उजाला पहुंचाना था, और डिस्कॉम जो थी वो भारी कर्जे में थी, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी से जूझ रही थी। तो ऐसे में जरूरी था कि उनको दोबारा से रीफाइनेंस किया जाए, उनके अंदर जान फूंकी जाए। तो ऐसे में उदय स्कीम को लेकर आए थे। तो डिस्कॉम का जो अपना जो खर्चा चल रहा है बिजली विभाग में या किसी भी निगम का, रोडवेज जैसे काम करता है, रोडवेज की बसें चल रही हैं, टिकट बेचो, उसी से पैसा निकालो, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, आईएसबीटीज पे काम करने वालों की सैलरी, और वर्कशॉप में जितना मेंटेनेंस हो रहा है वो सब सब उसी पैसे से निकालेंगे। और उसमें बीच बीच में कभी ऐसी ये स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे मान लो आपकी अपनी गलती से पेपर लीक हुआ, आपने उसका ठीकरा निगम के सिर पे फोड़ दिया। आपने कहा अब हम पेपर कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि इन लड़कों को घंटाघर से भी हटाना है। तो अचानक कह दिया कि अगले संडे को पेपर है, और क्या कह दिया कि अपना एडमिट कार्ड दिखा देना, टिकट नहीं लगेगी। लड़के तो खुश हो गए, टिकट नहीं लगेगी। तो उस निगम से ये तो पूछो, जिस लड़के को तुमने देहरादून कोटद्वार से देहरादून बुलाया या पौड़ी से देहरादून बुलाया, वो जो जो खर्चा होगा निगम का वो कहाँ से आएगा? तुमने कंडक्टर से कह दिया उसका एडमिट कार्ड देख लेना और उसको रोल नंबर नोट कर लेना और उसको फ्री में बिठा लेना, टिकट बना के दे देना, पैसा लेना मत। तो निगम सोचता है कि अरे ये 2 की लड़ाई में हम पिस रहे हैं भैया, हमारा क्या इनसे लेना देना था।
उनको आयोग को, कमीशन को पेपर कंडक्ट कराना था, वो लीक हुआ, उनकी जिम्मेदारी थी। सरकार की पुलिस ने मारा, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी थी। बिजली पे फट गया, रोडवेज पे, ऐसे लॉस होता है। वो क्या कह रहे हैं, बजट में इनका हिस्सा नहीं है, पर चूंकि वो सरकार की एजेंसी है इसलिए सरकार के नीचे काम करेंगे। वो बजट नहीं मांग सकते, मगर वो ऑर्डर भी नहीं काट सकते। समझ रहे हैं इस मैटर को, समझ रहे हैं कितना गंभीर है। जैसे हम कहते हैं आरबीआई ऑटोनोमस है, ठीक बात है ऑटोनोमस है, मगर सरकार की गाइडलाइन को काट नहीं सकता आरबीआई। एक गवर्नर थे पटेल साहब, उन्होंने किया था, ये जरूरत कर दी थी उन्होंने इतनी सी, बाहर हो गए। ऐसा ही होता है। तो गवर्नमेंट से आप टकरा नहीं सकते। हमारे विभागों की जो दुर्दशा है उसके पीछे का ये कारण है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। मैंने पहले ही बोला आपसे, जैसे लड़के पिटे, अब लड़के आक्रोशित हैं, क्या करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पेपर कराओ। अब बच्चे जाएगा कैसे, उन्होंने फ्री में बस में भेजो, बसें लगाओ। कभी देखना धरना प्रदर्शन होता है, रोडवेज की बसें लगाई जाती हैं, इनको भर के लेकर के जाएगी पुलिस। दिल्ली में होता है, डीटीसी की बसें लगाई जाती हैं। राहुल गांधी की सदस्यता गई है, डीटीसी की बसें लगा दी गई हैं। अब बताओ डीटीसी को क्या मतलब, राहुल गांधी सांसद रहे हैं ना रहे हैं, उनको क्या लेना देना है, वो अपना विभाग चला रहे हैं। और सब पिट रहे हैं, सब जंतर मंतर कूच करेंगे, फिर बसें बुलाई जाएंगी, हो गया ज्यादा हो गया तो उसी बस को आग भी लगा दी, लो डीटीसी का और भी ज्यादा बिल बन गया। ऐसा हो जाता है। तो बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। हमारे विभागों को कभी भी हमने एज अ प्रॉफिट मोटिव एजेंसी के तौर पर हमने कभी उन्हें चलाया नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लॉस में है। लिखिए, financing statutory corporation is not a part of budget, therefore they can retain their revenues, and spend them as per the rules, next लिखिए कंपनीज। आई होप अभी तक जितना जो भी कराया गया आपके सब समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी बहुत टेक्निकल चीज नहीं बताई गई है। कंपनीज, और ये खासतौर पे आपका, अच्छा आपके अलावा और ऑनलाइन भी कोई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? ऑनलाइन में कोई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी? है? नहीं है। और एक आप हैं और एक वो है, कौन है? वो तो कभी आते ही नहीं है, वो कब करेगा? उसकी नौकरी लग गई जाए, उसको रेवेन्यू की अब जरूरत नहीं है। लिखिए, खैर छोड़ो, चलिए तो आप हैं, आप सुन लो मेरी बात कि इन सब चीजों को बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे। एक वो कौन सी एक लाल कलर की किताब आती है, बताइए सर ने? अच्छा, उतनी मोटी किताब आती है? उसका नाम सुना है? चलो छोड़ो, मैं भी भूल गया इतने टाइम में। वो बहुत अच्छी किताब है। एनीवे ये सब चीजें ना आपसे ऐसे ही कोई पूछ ले, कॉर्पोरेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एलोकेशन ऑफ बिजनेस वाला जो पार्ट है, पेपर 2 में हो सकता है आपके काम आएगा, तो उसमें बहुत जरूरी है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस के रूल्स बने हुए हैं, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस एलोकेट करेंगे, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री और गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। तो वो कहने के लिए उन लोगों की जिम्मेदारी, असल में जिम्मेदारी सीएम और पीएम की होती है। वही लोग बताते हैं कि भाई इनको ये वाला मंत्रालय दिया जा रहा है, और अगर मिनिस्ट्री में रिशफल हो रहा है तो एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि भाई ऐसा है। राष्ट्रपति कहते हैं हाँ, हाँ कहना पड़ता है, मतलब वो ना कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें उनकी कोई पावर नहीं है ना कहने की, और वो बोल देंगे और यहाँ पर वो उसको इफेक्टिव कर दिया जाएगा। लिखिए, कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी इज, कोई हमारी कंपनी बता सकते हैं? देहरादून स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड, सुना है? पूरा देहरादून खोद दिया है? स्मार्ट सिटी नहीं सुना है? देहरादून स्मार्ट सिटी है, तो हर स्मार्ट सिटी की कंपनी बनी हुई है। ये सारी कंपनी होती हैं और इन कंपनी के यहाँ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और होते सब वो बाबू ही लोग हैं। आईएएस और पीसीएस बिठाए जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और वो लोग काम करते हैं। ये जो सब चल रहा है ना, ये वही कंपनी करवा रही है, ये करवाती ही रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो खत्म हो गया फिर उनका अपना अस्तित्व खत्म। तो बने ही किस लिए हैं? स्मार्ट बनाने के लिए। और एक बार स्मार्ट बन गया फिर उनकी जरूरत क्या है? तो स्मार्ट वो बनाते रहेंगे, हमेशा स्मार्ट बनाते रहेंगे, ठीक है, ऐसा बन रही है स्मार्ट। लिखिए,
A government company is one where the government owns majority of shares. The government owns majority of shares. In general, 51%. In general, 51%. Comma. And which works in accordance with the Companies Act of 2013. And which works in accordance with the Companies Act of 2013. पहले 1956 का एक्ट चलता था, वो से रिपील किया जा चुका है 2013। और अभी दोबारा जब इलेक्शन हो जाएंगे ना, अगर यही लौटे तो दोबारा एक अब नया कंपनीज एक्ट आएगा। ये बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जगह देनी है कंपनीज में। जो लाल फीताशाही, जैसे रेड टेपेज में बोलते हैं ना, लाल फीताशाही का क्या मतलब होता है बताओ भाई, कौन बताएगा? आस्था जी बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टेपेज? क्या करते हैं ब्यूरोक्रेट्स? लाल फीते से क्या मतलब है? हाँ, रिबन कटता है ना, तो रिबन कटने का मतलब क्या है? इनॉग्रेशन हो गया, या किसी भी चीज का लोकार्पण हो गया, जिसको हम बोलते हैं। तो लोकार्पण हो गया मतलब वो चीज चल निकली। उसको चलने से पहले हर चीज में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ये वाला एरर है यहाँ, तो क्या होता है इसमें, क्या है, इंटरेक्शन खत्म करवा दो, ऑफिसर से मिलेगा ही नहीं बंदा, सारा काम ऑनलाइन होगा। जैसे हम नक्शा पास होने का एमडीडीए में क्या है, ऑनलाइन होता है। उसमें एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फाइल का है इनपुट और आउटपुट फिक्स टाइम इतने में होना ही चाहिए, वरना नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर में एकदम मेल जनरेट हो जाएगा, अफसर को जवाब देना पड़ेगा, आपको नहीं, अपने उनकी जिनकी प्रति अकाउंटेबिलिटी है। तो ऐसे में क्या है कि सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। जो काम नहीं होगा वो नहीं होगा, जो काम होगा वो होगा, ये है। उसमें फिर कोई ग्रे जोन नहीं रह जाता कि अब वहां आ जाइए और हम देख लेंगे मिल करके, हो जाएगा, देख लेंगे। कैसे हो जाएगा तो कर दो, नहीं हो जाएगा तो नहीं होगा, फिर वो होगा ही कैसे जब नहीं होगा? तो या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे का कोई जगह नहीं है। लिखिए बोर्ड, लिखिए बोर्ड। बोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, जूट बोर्ड है। एक होता है सिल्क बोर्ड, होता है रेशम बोर्ड, कहता है हर स्टेट में रेशम बोर्ड बना हुआ होता है। लिखिए बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड आर सेट अप टू मैनेज वेरियस गवर्नमेंट स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स, वेरियस गवर्नमेंट स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जब गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आता है ना कि इसे हम बोर्ड कहें, किसे कॉरपोरेशन कहें, किसे डिपार्टमेंट कहें, तो क्या करते हैं, उसे कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जब वो कुछ उन्हें नहीं पल्ले पड़ता है कि इसका क्या करना है, इसका भविष्य को लेकर के इसे कौन सा तमगा लगाए हम इसके ऊपर, तो वो कह देते हैं ये सोसाइटी है। जैसे नवोदय विद्यालय समिति एक सोसाइटी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सोसाइटी है, बीसीसीआई एक सोसाइटी है। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो खेल मंत्रालय के नीचे नहीं आता है, खेल मंत्रालय के प्रति उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओलंपिक में भले ही वो क्रिकेट होता है लेडीज वाला, विमेन क्रिकेट जो है, मगर उसमें मेडल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो बीसीसीआई अपना देखेगा, उससे मंत्रालय कुछ नहीं करेगा। मंत्रालय का सचिव का कोई राइट नहीं है कि वो वहां पे बोलेंगे जाकर के। दूसरी चीज है कि बीसीसीआई कोई कॉरपोरेशन नहीं है, ठीक है, उनका कोई वो रेवेन्यू, हाँ, पर उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एक कॉरपोरेशन की तरह है। पर बीसीसीआई जो है वो एक बोर्ड भी है, क्योंकि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जैसे हम बोलते हैं सिलेक्शन बोर्ड, बीसीसीआई में सिलेक्शन बोर्ड काम करता है, कौन जो खिलाड़ी रखे जाएंगे, कौन नहीं रखे जाएंगे। तो वो कुछ हद तक कॉरपोरेशन भी है, अपनी रेवेन्यू से काम चलाने वाला, कुछ हद तक वो बोर्ड भी है कि एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट को डील करने वाला। एक तरीके से वो एक अंडरटेकिंग भी है, क्योंकि सरकार भी अपना एक आदमी वहां बिठा करके रखती है। ऐसे में कुछ नहीं मिला, उन्होंने कह दिया कि ये सोसाइटी है, अब इसका ऑडिट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, लिखिए
Control board are set up to manage various government specified projects, full stop. The board are multi-member body and they are generally set up in which special skills are required. Special skills are required and the decisions that are to be taken require lengthy deliberations. Full stop. There are some boards set up by government. Example, Bakhda River Management Board. बाखड़ा नांगल डैम है ना, कौन से स्टेट में है? पंजाब में है बाखड़ा नांगल, हरियाणा में है और चंडीगढ़ में, हिमाचल और पंजाब। बाखड़ा नांगल दो अलग अलग परियोजना है ना, ठीक है। और अपने यहाँ ऐसी एक परियोजना इसकी है, सब्सिडरी प्रोजेक्ट है टिहरी का, वो कौन सा है? कल्पेश्वर है, पंचेश्वर और किशनगंगा। किशनगंगा कहाँ पहुंच गया भैया? टिहरी और किशनगंगा इज नीलम, पाकिस्तान बोलता है। किशन भी नहीं बोलेंगे, गंगा भी नहीं बोलेंगे, नीलम बोलेंगे। धर्म आड़े आ जाता है ना उनका विचारों का। खैर चलो कोई बात नहीं, इतना जोर मत डालो दिमाग पे। अरे टिहरी डैम भैया, टिहरी डैम, विकास नगर कहाँ है? तो यार ऋषिकेश जाइएगा, अलग जाना पड़ेगा, विकास नगर उधर जाना पड़ेगा। लिखो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल पॉल्यूशन मैनेजमेंट बोर्ड, RM बोर्ड, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कहता है दिल्ली में हवा बहुत ज्यादा दूषित हो गई है दिवाली से ऐन पहले। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अब पटाखे नहीं चलाएंगे। ये सब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश होते हैं, वो लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं अब हवा कितनी विषैली हो गई है। ये इत्तेफाक की बात है कि दिवाली से पहले अचानक हवा विषैली हो जाती है, साल भर वो बिल्कुल बढ़िया बनी रहती है, जो व्यक्ति को शतायुषी बनाती है। शतायुषी जानते हैं क्या होता है? जो 100 साल जिएगा। दिल्ली की हवा दिवाली को छोड़ करके बाकी समय हमेशा अच्छी रहती है, और दिवाली से ऐन पहले वो इतनी दूषित हो जाती है कि आप पटाखे मत चलाइए। ये एक अजीब संयोग है। तो मुझे देखना चाहिए कि पंचांग में और दिल्ली के पॉल्यूशन में ऐसा क्या कोरिलेशन है कि जहां वो तिथियां आई और दिल्ली की अचानक से हवा बिगड़ी, और जैसे ही वो पटाखे बज जाते हैं फिर सब शांत हो जाते हैं। कभी भी स्टबल बर्निंग को लेकर के एक अभी तक रोड मैप नहीं तैयार हुआ है, अभी तक नहीं बता पाए। केंद्र सरकार के साथ आज तक नहीं बैठे कि पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, दिल्ली में उसकी हवा दूषित करती है, केंद्र सरकार भी वही है, चलो हम रोड मैप बना लें। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। पहले कहते थे हम 2 दिनों में धुआं मिटा देंगे, अभी शायद 2 साल हो जाएंगे। अभी तक नहीं पॉल्यूशन को, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर के अभी एक रिपोर्ट आई है IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा है जो 2030 के लेकर जितने टारगेट है ना, हम एक भी अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक। करते रहो बातें, जितने आपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, कोई भी नहीं कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूट, सब बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द दे दिया, ग्रीन वॉशिंग। जैसे व्हाइट वॉशिंग होती है ना दीवार की, जिस पे दाग लगे हैं इसको व्हाइट वॉश कर दो, सारे दाग मिट जाएंगे। वो कह रहे हैं सारी चीजों की ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। सब हर किसी को इको फ्रेंडली बोल देते हैं, ये इको फ्रेंडली है।
इंसान जानता है नहीं जानता है, उसने कहा अरे इको फ्रेंडली है, चलो भाई, और ज्यादा हम गंभीर परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग ये वर्ड दिया गया, ग्रीन वॉशिंग कभी अगर आ जाएगा आपके प्रीलिम्स में तो ध्यान रखना, व्यक्ति को आ गया, अभी नहीं आएगा, 2-4 साल में आ जाएगा, हो सकता है मेंस में आ जाए। पिछले साल आया था ग्रीन वॉशिंग, अच्छा मैंने, मुझे ध्यान नहीं है। खैर, लिखिए कोऑपरेटिव्स। जैसा उन्होंने बताया था अभी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2013 में आया था, जिससे हमारे यहाँ पार्ट 9B जोड़ दिया गया था। ये आपके पास वो है क्या, जरा मुझको दे दीजिए, थैंक यू। पार्ट 9B 243ZH है, उसमें लिखा हुआ है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ए क्लॉज कहता है ऑथराइज्ड पर्सन मींस अ पर्सन referred to as such in article 243ZQ। तो आप जब भी इसको पढ़ें, आप एक काम करें, आपके पास ये बेयर एक्ट है, एक तो बेयर एक्ट रखो भैया अपने पास सब लोग। बेयर एक्ट से क्या करना है आपको, पूरा तो फंडामेंटल राइट रट लो, डीपीएसपी पूरा रट लो, और फंडामेंटल ड्यूटी सारी रट लो, और जब आप जो भी पार्ट पढ़ने बैठे ये अपने हाथ में रखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इसीलिए बनाया था, ठीक है, क्योंकि आप इसको रेफर करना है बार बार। अगर आप इसको लेके चलेंगे, देखो मैंने एटलस कराई थी, मुझे पॉलिटी पढ़ाने का भी मौका नहीं मिला, वरना मैं आपको इसमें बिल्कुल पारंगत कर देता, तुरंत पन्ना खोलते और तुरंत देखते। लिखिए, द PSU कैन बी in the form of cooperative society also, can be in the form of cooperative society also। जब तक डायरेक्टर सर नहीं आते तब तक करते हैं, वैसे भी मेरी क्लास 15 मिनट भेंट चढ़ गई। लिखिए, द PSU कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो, जैसे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, कुछ भी होता है तो अगले दिन अखबार में अमूल वाली वो जो जो लड़की है उसका एक कार्टून जरूर छप जाता है, ठीक है, नाटू नाटू पे भी उसका आ गया था, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लिखिए, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज, a cooperative society can be defined as an autonomous association of persons united voluntarily, association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs, to meet their common economic, social and cultural needs। Full stop। The need for profitability, the need for profitability is balanced by the needs of members, is balanced by the needs of members and the wider interest of community, and the wider interest of community। In India, the cooperatives are so important that in 2011, 97th Constitutional Amendment Act was brought in. 97th Constitutional Amendment Act was brought in to introduce cooperatives in the Constitution. Full stop। This in the Constitution. This amendment had inserted a clause
in Article 19th, in Part 3rd, a clause in Article 19th, in Part 3rd, and a separate Part 9th B, and a separate Part 9th B as cooperatives. As cooperatives. देखो ये आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो सी क्लॉज है इसमें 19th में हमें जो आजादियां मिली हुई राइट टू फ्रीडम में, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, ये सॉरी सब आर्टिकल 1 है। उसका क्लॉज ए है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन बी द टू असेंबल peaceably and without arms, और सी है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, और फिर इसके आगे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जोड़ दिया है अमेंडमेंट ला करके वर्ष 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आर्टिकल 19 का जो सब आर्टिकल 1 है उसका क्लॉज सी में ये आपको अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लिखिए फुल स्टॉप। इन पार्ट 4 Article 43B was added. In Part 4, Article 43B was added. नहीं कैपिटल बी, कैपिटल बी होगा, ये आर्टिकल ही है ना। 43B क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये डीपीएसपी में बात कही गई है। ये सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि आपको ऐसा काम करना है, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना है। इसी पर खरे उतरते हुए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अमित शाह उसके मंत्री हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें गृह एवं सहकारिता मंत्री बोला जाता है। लिखिए क्या ये गांधीयन होगा कोऑपरेटिव? देखना उसमें। वैसे गांधीयन और सोशलिस्ट का वो कोई बहुत ज्यादा काम का होता है डायकोटोमी? कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा काम की चीज है? ये लोगों के अपने दिमाग का वो है कीड़ा कि गांधीयन है कि सोशल, वो संविधान का आर्टिकल है बस, उसको उस लिहाज से पढ़ना है। देखना उसको। वैसे है किसी के पास वो लक्ष्मीकांत पढ़ी है क्या? लक्ष्मीकांत तो ऐसे तो जरूरत ही नहीं है, सर के नोट्स लक्ष्मीकांत से ज्यादा है। गांधीयन है, लिखिए। और एक ट्रस्ट भी बहुत बात करते थे गांधी जी। अगर आप कभी हिंद स्वराज पढ़ेंगे ना, उसमें ट्रस्ट पे पूरा एक उनका चैप्टर है। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? जिसको जितने की जरूरत है ना, बस हम उतना ही करें, उतना ही हम लें समाज से, बाजार से। एक बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ पाठ है, जिसकी जरूरत है बस उतना ही खरीद के लाओ। ये नहीं आपके पास पैसा है आप वह इफरात खर्ची कर कर आए हो, खूब सामान लेकर आए। जैनेन्द्र कुमार कहते हैं मान लीजिए आपने सब खरीद लिया और वो उस दुकान पे एक ही चीज थी, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, आप खरीद लाए और आप वहां से लेकर निकले और पीछे से कोई व्यक्ति पहुंचा उसको जिसकी बहुत जरूरत थी। मान लो एक सफेद शर्ट थी, आपको ऐसे ही पहननी थी किसी फंक्शन में, आप नहीं भी पहनते तो चल सकता था, और उसी की शर्ट को लेने एक स्कूल का बच्चा गया, जैसे कल अपने यहाँ पीटी शो में वो व्हाइट कलर की शर्ट पहननी है और दुकान पर शर्ट खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? वो बच्चा तो डांट खाएगा कल। आप पहनो या ना पहनो, आपका तो फंक्शन था, आप कुछ और भी पहन सकते थे। तो जैनेन्द्र कुमार ने ये जो बाजार दर्शन है द फिलोसफी ऑफ मार्केट, उसमें उन्होंने यही वाली बात कही कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, जस्टिफाइड ना हो, तब तक आप उसको मत खरीदिए। क्योंकि अगर किसी की जरूरत पूरी नहीं हुई और किसी ने बेकार में खरीद लिया तो ऐसा बाजार जो है वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने ये एग्जाम्पल से समझाया है। तो कभी ट्रस्टीशिप, ये जो गांधीयन उसकी बात करते हैं, गांधी जी का भी विचार था अपने कामों को खुद करिए। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है जिसका जो काम है उससे वो करवाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मुझे घर बनाना है, मैं अपने सारे भाइयों को मिलकर के अगर हम घर बनाने लग गए तो जो मजदूरी कर रहे हैं फिर वो क्या खाएंगे? जैसे आज मैंने शेव करवाई है तो ये मैं बाजार जाता हूँ करवा के आता हूँ, उसको मैं 50 रुपए पकड़ा देता हूँ, लो भाई
मैं चाहूँ तो घर में कर सकता हूँ, पर मैं क्यों करूँ? अगर मैं वो 50 रुपए खर्च कर सकता हूँ तो मुझे कर देने चाहिए। बाजार चल ही इसी दम पे रहा है। अगर सब अपना अपना करने लगे तो फिर दुकानें बंद हो गई। सब खुद पढ़ लो। वो क्यों कोचिंग आ रहे हो? क्यों पैसा इतना खर्च कर रहे हो? तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इंसान ये सोचता है कि मैं खुद कमा लूं और कोई ना कमा पाए। तो ये वाली बात सही नहीं लगती है। लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसयूज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसयूज, हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसयूज। देखिए, ए, टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ये बात बहुत सही है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत मदद की है पीएसयूज ने। टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। बी, टू प्रिवेंट और रिड्यूस concentration of private economic power. To prevent or reduce concentration of private economic power. भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य लगा लो उनके नाम के आगे। सहपाठी नहीं थे वो हमारे। ठीक है। और उनका नाम और कहाँ एक जगह हम बहुत पढ़ते हैं? और कौन कौन लोग थे? और तीसरे कौन थे? उनका नाम मैं भी भूल गया। पर वो साबरमती आश्रम के इनमेट थे। मुझे अभी ये ध्यान आ रहा है। भूला भाई देसाई थे क्या? खैर छोड़ो, चलो लिखो। established sound economic infrastructure. established sound economic infrastructure। मेरे बात किसकी क्लास है भाई? डायरेक्टर सर की है ना? ठीक है, मुझे लगा कोई और फैकल्टी आ गई पीछे। लिखिए, सेटअप नेक्स्ट, सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। जैसे आपने सुना डॉक्टर रेड्डी, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आईडीपीएल में काम किया करते थे, और आईडीपीएल का प्लांट हैदराबाद में लगा था। एक अपना ऋषिकेश में आईडीपीएल है, जो लगभग खत्म है अभी, तो कोविड में बहुत इसको मदद मिली थी। तो वो वहां से रिटायर हुए थे और उन्होंने अपना काम, डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, वो आईडीपीएल में ही थे। ठीक है, अपने ऋषिकेश में आईडीपीएल लगी है। खुर्जा के पास में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन, जो ओरल पोलियो वैक्सीन बिल्कुल बनाने की कंपनी है। या राउरकेला में या कहीं पर बहुत इंटीरियर में प्रोजेक्ट लगता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। तो ऐसे में हमेशा ही देखना चाहिए कि रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट की जो बात है वो की जा रही है। आगे ना, कोई और है? लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। मुझे क्योंकि ये खत्म करना है ना, अब 3-4 दिन में, मैं इसको 4-5 दिन में निपटाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट इन एंसिलराइजेशन। असिस्ट इन एंसिलराइजेशन, एंसिलराइजेशन। एंसिलराइजेशन, इसका मीनिंग होता है, एंसिलरी इंडस्ट्री जानते हैं? सपोर्ट सिस्टम जो होता है किसी इंडस्ट्री का, सपोर्ट सिस्टम। तो वो सपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करने में, उसको बिल्डअप करने में इन कंपनीज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी लगा दी गई, अब उसके आसपास उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा वो कंपनी निविदा सूचना निकालेगी, सरकारी कंपनी है। जब उसे कभी इस चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए टेलीफोन बनाने वाली कंपनी है, अब उसे प्लास्टिक की जरूरत है, उसे वायर की जरूरत है, तो सारा वो खुद तो बनाते नहीं है, वो कहीं से वायर प्रोक्योर करेंगे, कहीं से प्लास्टिक प्रोक्योर करेंगे, कहीं से वो शीट्स प्रोक्योर करेंगे। ऐसा होता है। या जैसे ये अपना जो ऑर्डिनेंस का इतना बड़ा स्टेट है, अब उसमें जो भी चीजें चाहिए उनकी कम, जो जो भी मेंटेनेंस का काम है उसकी हमेशा निविदा सूचना निकलती रहती है। या इतना का ग्लास चाहिए, इतना का मेटल शीट चाहिए। तो एक एंसिलरी इंडस्ट्री बनाने में बहुत बड़ी, आप ओल्ड राजेंद्र नगर कभी जाइए, तैयारी करेंगे, वहां पे देखना फोटोकॉपी करने के लिए आज उनके पास ऐसी ऐसी मशीन है, अपने आप पेज पलट जाता है, इतनी जल्दी आपको छाप के पकड़ा देते हैं।
कोई कीमत ही नहीं आती है, इतने मैसिव स्केल पे फोटोकॉपी का काम हो रहा है। तो माला माल बन गए हैं, एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं, वेकेशन मनाने जा रहे हैं, क्या करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बच्चा जाता है, भैया फोटोकॉपी कर देना, भैया एनुअल वो इकोनॉमिक सर्वे दे दो, भैया बजट दे दो, पढ़ेगा कुछ नहीं, फ्लैट पे जाके फेंक देगा, मगर खरीदना तो है ही, पीयर प्रेशर है। जैसे चाय बेचने वाले हैं, एक एंसिलरी सेटअप तैयार हो गया है। बच्चे की कोचिंग छूटेगा, वो आएगा खाएगा बेचारा, उसका दिमाग खाली हो चुका है 3 घंटे की कोचिंग में। तो चाय बन के रेडी रहती है, आपको 10 रुपया देना है, आपको गर्म चाय मिलेगी। वहां यहाँ की तरह नहीं है कि आप जाओगे पहले उनसे 4 बार तो आग्रह करना पड़ेगा तब वो उठेंगे। क्या आप अकेले ही हैं क्या? अकेले की चाय बनाएंगे, उनकी कॉस्ट नहीं आएगी। ऐसा है। तो एक एंसिलरी सेटअप जहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाता है, वो पीएसयू ने बड़ी मदद की है। लिखिए, क्रिएट सफिशिएंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस बात में कोई शक नहीं है, एक टाइम में इन्होंने ओवर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इन्होंने इतने भर लिए जितनों की जरूरत भी नहीं थी, जैसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्रिएट सफिशिएंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले एक नौकरी होती थी TDK रेलवेज में, टेलीफोन एंड डाक खलासी। क्या करेगा साहब, टेलीफोन आ रहा है, अब साहब तो बेडरूम में है, आप थोड़ी ना जाएंगे ड्राइंग रूम तक उठ के, जाओ भाग के जाओ टेलीफोन लेकर के आओ। टेलीफोन का इतना लंबा तार होता था, वो ड्राइंग रूम से खिंचता हुआ चला जाएगा, बजरंगबली की पूंछ की तरह इतना लंबा तार होगा वो, और अंदर जाएंगे साहब को देकर के आएंगे। साहब ने फोन रख दिया, अब वो लेकर के जाओ। साहब डाक आई है, चिट्ठी फाड़ो पढ़ के सुनाओ, उन्होंने लिफाफा पढ़ा पढ़ के सुनाया। अभी रेलवे ने खत्म किया है इसको, तभी तो नौकरियां जा रही हैं कि उन लोग इसमें, क्योंकि ये सारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। एक एक आदमी को 4 4 आदमी का स्टाफ मिला हुआ है, एक ऑफिसर है, उसको पानी पिलाने वाला अलग है, फाइल देने वाला अलग है। सब प्राइवेट में देख लो, कोई पूछता भी नहीं है, और नाम लेके बात करते हैं वो अलग है। विदेशी कंपनियों में वहां पे सर कोई नहीं बोलेगा आपसे, आप होंगे कहीं के भी तीसमार खान, आपका नाम लेकर ही बात की जाएगी। मैं जब अपने घर में देखता हूँ कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, बहुत हाई रैंक में हैं, अगर उनके नाम लेके ही बात करते हैं वो सब आपस में, मुझे तो वो बात बिल्कुल गले नहीं उतरती कि ऐसा कैसे, फिर मेरिट किस बात की हुई, सम्मान तो है ही नहीं। अब वो कहते हैं यही सम्मान है, सब आपस में फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, अपना अपना नेचर की बात है। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, जहां एक पीएससी लगी वहां पूरी पूरी टाउनशिप डेवलप हो गई, इतने क्वार्टर बना दिए, इतने दूर दूर तक का कर दिया। देखिए, selling goods and services at reasonable prices, and last, invest in areas where private sector would not invest, like roads, transports, etc. Invest in areas where private sector would not invest, like roads, transport, rural infrastructure, etc. इसको रोकता हूं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।